इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया को FATF की तरफ से प्रेज़ मिला हुआ है। अभी FATF की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें इंडिया में जो इस तरीके के नॉर्म्स हैं FATF के या जो कंप्लायंसेज हैं उनको बहुत सारी तरीके से यूज किया जा रहा है, उसी को लेकर के ये पूरी न्यूज़ है। तो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, साथ ही साथ FATF आखिर है क्या, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपको स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पे आते हैं। तो FATF की जो म्यूचुअल रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया है कि इंडिया ने मतलब बहुत अच्छे कदम उठाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के। मतलब इंडिया में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म है, लेकिन उसके खात्मे के लिए, उसकी ट्रेसिंग के लिए इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। और इस इंडिया ने हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस जो है वो अचीव किया है FATF की रिपोर्ट के अनुसार। और आपको पता होगा कि FATF की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। और इसी तरह की एक रिपोर्ट जैसे आई थी और उसमें पाकिस्तान जैसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रख दिया गया था। फिर उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लोन वगैरह मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरी रिपोर्ट है और पूरी एजेंसी है ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस को ही ट्रैक करती है और उसी के अनुसार जो है हर एक कंट्री की यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह करी जाती है। तो यहाँ पर जो अपने इंडिया ने जो रोबस्ट मेजर्स दिखाए हैं इन दोनों के ट्रैकिंग के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद कराने के लिए, तो उसको लेकर के इंडिया को प्रेज़ मिला है, मतलब तारीफ़ करी गई है। ये जो ज्वाइंट असेसमेंट था वो FATF का, वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको शॉर्ट में APG कहते हैं, और यूरेशियन ग्रुप EAG, इन्होंने मिल करके ये पूरा असेसमेंट किया था इंडिया में। और इंडिया में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है फ्रेमवर्क, उसने गुड रिजल्ट अचीव किए हैं इनके इस असेसमेंट में। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया की कोई एजेंसी आकर के कह दी कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे की गई असेसमेंट है और जिसमें किसी तरह का इन्फ्लुएंस काम में नहीं आता है। और इसी के अनुसार जो इंडिया है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। इसमें जो इंडिया की तारीफ़ करी गई है, साथ उसमें जैसे रिस्क अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन से एरियाज़ में रिस्क है, एक्सेस टू बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह कई बार होती हैं, जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ या इस तरह का जो पूरा गुड्स होते हैं वो किसके नाम पे है, उसका रिकवरी करना, जैसे अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग के काम में लगा रहा है तो वो सब इन्फॉर्मेशन एसेस करना और उसे अंडरस्टैंड करने में इंडिया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का भी। और साथ ही साथ एसेट रिकवरी भी क्रिमिनल से, मतलब जो इसमें पाए जाते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे टेरर फाइनेंसिंग हो, तो एसेट रिकवरी में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, इनकी भी तारीफ़ करी गई है कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इन्होंने बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया है इन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। भारत ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और जो क्राइम अगेंस्ट या कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइम है उनको रोकने में बहुत हद तक सक्षम रहे हैं। लेकिन आप देखें अगर कि अभी भी साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये जो एसेट रिकवरी वगैरह है, एसेट रिकवरी का मतलब यही होता है कि अगर कोई पाया जाता है टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आपने देखा होगा कि उसके एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है ED के द्वारा और भी जो सक्षम एजेंसीज हैं उनके द्वारा, और फिर उस एसेट से रिकवरी होती है कि भाई अगर आप नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं या आप कई बार भगौड़े हो जाते हैं तो फिर उसी को नीलाम वगैरह किया जाता है। तो उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल निभाया है अपना, और इस वजह से जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उसमें काफ़ी यहाँ पे रोक देखने को मिली है इस रिजल्ट के अनुसार जो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे इंडिया के लिए बताया गया है कि जो मेन मनी लॉन्ड्रिंग का जो रिस्क है वो आता है इल्लीगल एक्टिविटीज़ विद इन कंट्री। सब कंट्रीज़ का वही होता है, जिसमें प्राइमरी हैं फ्रॉड इंक्लूडिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड, करप्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। मतलब इंडिया में जो ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं वो फ्रॉड से होते हैं। फ्रॉड वो कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं साइबर फ्रॉड ही हो, लेकिन अब उसमें साइबर फ्रॉड भी आ चुका है क्योंकि उसकी जो कह सकते हैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वॉल्यूम भी उसका ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आपने साइबर फ्रॉड में एक नया टर्म सुना होगा जिसको कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या किया जाता है, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसा बहुत है उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, कई सारे तरीके से फंसाया जाता है कि आपका आधार जो है मिसयूज हुआ है और इसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, CID से बोल रहे हैं, CBI से बोल रहे हैं, ऐसे करके, और फिर उनको एक कंप्यूटर के सामने ही रखा जाता है और या मोबाइल के सामने कि आप यहाँ से अब हटेंगे नहीं, आप हटेंगे तो फिर आपके खिलाफ वारंट निकल जाएगा, अरेस्ट करेंगे हम आपको,
और ऐसा कि आपके अकाउंट से मिसयूज हुआ है, फिर वो अकाउंट नंबर लेकर के उसमें कुछ ट्रांजेक्शन करा करके हैक करके अकाउंट सारा पैसा खाली कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ एक आई थी कि अभी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ठगी करी गई। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई मासूम भोले लोगों को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अब तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को यूज किया जा रहा है इसमें, और उनसे जो इस तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, ये जो फ्रॉड किया गया, जैसे ही अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर वाला केस, ये तो पाकिस्तान से लिंक था। आप सोचिए जो पैसा यहाँ से जाएगा उसका इस्तेमाल किसी इकोनॉमी को बढ़ाने में नहीं होगा, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह जैसे कामों में भी होगा, क्योंकि इस तरह का जो पैसा हो मनी लॉन्ड्रिंग ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तभी वो वाइट होकर के आएगा। तो ये जो हमारे इंडिया में इस समय दिक्कतें हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह हो गई, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाई करप्ट होते हैं लोग। करप्शन से देखते होंगे आप, हर समय न्यूज आती है किसी चपरासी के घर से करोड़ों पकड़े गए, या एक बाबू के घर से 2-4 करोड़ पकड़े गए, 50 करोड़ भी पकड़े जाते हैं, जिनकी उतनी कभी वो पूरे ज़िंदगी भर भी कमाएंगे तो नहीं इकट्ठा कर सकते, उतने पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो वो करते क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हैं, कि पैसे को ब्लैक से वाइट बनाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का यही मतलब होता है कि आपने ब्लैक में पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसे वाइट बना रहे हैं। अब वो वाइट बनाने का मतलब कई तरीके से होता है। जैसे कुछ तरीके तो आप कुछ जैसे देखते होंगे, जैसे कुछ ऐसे अपने ही घर वालों के नाम पे एनजीओ खुलवा देते हैं, फिर उसमें दिखा देते हैं कि हमने डोनेशन दिया है, तो एनजीओ में जो डोनेशन मिलता है उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और वो पैसा बाद में उन्हीं के पास वापस आ जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट कर लिया। ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो वो करके इंडिया में जो इस तरह का जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है वो हर जगह चलता है, सिर्फ इंडिया में, हर देश में। लेकिन इंडिया में फ़िलहाल अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी और बहुत सारे और तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी इसको रोका जा रहा है। तो इंडिया में आपको पता ही होगा, टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी पिछले कुछ सालों से ये जो कह सकते हैं जो थ्रेट है टेररिज्म वगैरह का, वो जम्मू कश्मीर से नीचे तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर तो चल ही रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो ISIL या फिर जो अलकायदा है वही इन्वॉल्व है इंडिया में, मतलब टेररिस्ट वगैरह को लाने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी। फिलहाल आप देखते होंगे इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो है, अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं वो कई सारे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को पकड़ती ही रहती हैं। मतलब ऐसा कुछ बड़ा ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे, उससे पहले वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब भी एक तरीका है कि इंडिया इस पे बहुत रोबस्ट कदम अपने उठा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया जैसा एक देश है जिसमें कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होता है, जिसका ये परिणाम होता है कि तब भी कह सकते हैं कि इंडिया में ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें कमी आ रही है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गए जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते ही करते हैं। मतलब उनको अगर IMF से पैसा मिलेगा तो उसका भी वो इस्तेमाल अपने देश के विकास में कम करके इंडिया का कुछ ख़राब हो जाए उसके लिए ज़्यादा ही करते हैं। इसीलिए वो सब कंट्रीज जो होती हैं उनको ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। अब इस लिस्ट में इंडिया की जो तारीफ़ करी गई, इंडिया के द्वारा उठाए गए कदमों की, और जो जिस तरीके से इंडिया में काम कर रही हैं अथॉरिटीज़, वो तो करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस और फोकस एरिया को भी बताया गया। जैसे एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है बैकलॉग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, कि जो कोर्ट में पेंडिंग है केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, उनका एक बैकलॉग इकट्ठा होता है। मतलब बहुत सारे केस हो जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर वो प्रोसीडिंग्स में फंसते जा रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो वो बताया गया कि इसको भी एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक आखिरी तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो दोषी लोग उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, तो लोग मोटिवेट ही होते हैं कि हम कर लेंगे, क्या करना है, जमानत में बाहर आकर के घूमते रहते हैं। लेकिन अगर वो जेल जाने लगेंगे तब ये थोड़ा डर बनेगा लोगों के अंदर और ज़्यादा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बताया, कंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशंस एंड अप्रोप्रिएटली सैंक्शनिंग टेररिस्ट फाइनेंशियर, मतलब जो प्रोसिक्यूशंस हैं उनको कंक्लूड करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो टेररिस्ट फाइनेंशियर्स हैं उनको सैंक्शनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आउटरीच टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग टेररिस्ट फाइनेंस रिस्क इज़ एसेंशियल, कि जो मैंने आपको बताया NGO NPOs वगैरह हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क को लेकर के उनके ऊपर भी आउटरीच करना है। अब ऐसा है कि आप ना एक ढांचे में ही लेके सबको नहीं चल सकते हैं कि आपने मान लिया सारे NGO ही फर्जी हैं, सारे NGO बैंक, वो नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के इसमें बताया गया है कि आपको ये देखना होगा, अच्छी अप्रोच रखनी होगी कि जो रिस्क वाले ऐसे लग रहे हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना होगा और उन तक पहुंचना होगा, और उनका जो सोर्स है फंडिंग का वो देखना होगा। इंडिया में जो कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, फ्रॉड, फॉर्जरी, ये सब
करके जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, फिर ब्लैक को वाइट बनाया जा रहा है, वो तो वहाँ पे जो काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान जा रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से भी जो बहुत पैसा है, काला धन इकट्ठा किया जाता है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह में किया जाता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इंडिया के चैलेंजेस हैं जो इस रिपोर्ट में बताए गए कि इसके ऊपर और ध्यान दे देंगे तो और भी अच्छा होगा इंडिया का रिपोर्ट। इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में प्लेस किया गया है FATF के द्वारा, और इस वजह से जो इंडिया का बता रहे हैं कि जो सब्सटेंशियल कंप्लायंसेस विद FATF स्टैंडर्ड्स है, और इस वजह से जो इस तरह का रेगुलर फॉलोअप है या फिर जो असेसमेंट है वो होता रहता है इंडिया का, और इंडिया की जो रिपोर्ट रहती है जनरली अच्छी ही रहती है। FATF की जो रिपोर्ट है इसका नाम था म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट 2024, और इसी रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताई गई। क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, मतलब इंडिया के अचीवमेंट्स हैं, उसके अलावा क्या फ्यूचर के चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें बताएगी। और ये बताया गया कि इंडिया को जो प्रोएक्टिव मेजर्स है वो अपना कंटिन्यू रखना ही चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें बढ़े नहीं बल्कि कम ही होती जाएं। तो ये पूरी रिपोर्ट की बात थी। अब अगर हम बात करें FATF की, तो FATF का फुल फॉर्म होता है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। 1989 में इसे बनाया गया था, काफ़ी पुराना है। किसके द्वारा? जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका, मतलब जो विकसित 7 देश हैं, पहले तो 8 हुआ करते थे, बाद में 7 हो गए, तो G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसे 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था तब इसका केवल सोल पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है अलग अलग देशों में, उसको ट्रैक करना, एड्रेस करना, और उससे देशों को और ज़्यादा अवेयर करवाना और उनके ऊपर दबाव डालना कि अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कम करें। लेकिन 2001 में आपको पता होगा अमेरिका में जो अटैक हुआ था सितंबर 11 वाला ट्विन टावर पे, उसके बाद जो FATF का जो कह सकते हैं गोल है उसको और एक्सपेंड किया गया, और उसमें फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी जोड़ा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है उसको भी इसके गोल में रखा गया। वर्तमान समय में FATF में 40 मेंबर हैं, भारत भी इसका मेंबर है, और इसका ज्यूरिडिक्शन जो है 40 मेंबर कंट्रीज़ में आता है। अगर हम FATF की बात करें तो ये इसका जो कह सकते हैं मेन काम है रिसर्च का, ना मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फंडिंग होती है कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, उसके ऊपर पूरा इसकी रिसर्च रहती है। FATF एसेस करता है कौन सी कंट्रीज़ क्या एक्शन ले रही हैं, जिनके द्वारा रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, जो उनके द्वारा स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो एसेस करती हैं कौन सी कंट्रीज़ प्रोएक्टिव मेजर्स अपना रही हैं, कौन सी लेथार्जिक हो रखी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है और वो चाह भी रही हैं किस तरह की चीज़ें होती रहें। उसी के आधार पर FATF 2 तरह की लिस्ट मेंटेन करके चलेगा। एक तो होगी ब्लैक लिस्ट होगी। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कॉल फॉर एक्शन, इसको फॉर्मली कहा जाता था पहले, और एक होती है ग्रे लिस्ट, इसका मतलब होता है अदर मॉनिटर्ड, यहाँ पे जो रिडक्शंस होता है। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, अब ये ग्रे लिस्ट है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट आती है। ब्लैक लिस्ट में जिसको कंट्री को डाल दिया, मतलब फिर उसके लिए फाइनेंसिंग मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाहर से, कहीं से भी। मतलब फिर अगर उसे वर्ल्ड बैंक, IMF कहीं से भी फाइनेंस चाहिए या किसी और देश से लोन चाहिए फाइनेंस, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि इसको अगर आप फाइनेंस करेंगे भी तो इसका जो सारा पैसा है वो देश की भलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बल्कि कहीं और ही जाएगा। ग्रे लिस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर आती है, इसका भी मतलब है कि यहाँ पे फिर मॉनिटर्ड जुरिडिक्शंस हो जाएगा, काफ़ी अच्छी यहाँ पे निगाह रखी जाएगी हर एक एक्शन पे। और फिर अगर फिर भी जो रिकमेंडेशंस हैं जो बताए जाएंगे कि आपको ये लागू करना चाहिए, नहीं करते हैं तो फिर ब्लैक लिस्ट में ही डाला जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब कह सकते हैं FATF की ये सारी चीज़ें हैं। बाकी FATF का जो मेन गोल है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने को लेकर के ही है, और देशों को इसी के प्रति वो आगाह भी कराता रहता है, और देशों का इसीलिए वो असेसमेंट भी होता रहता है कि हर एक देश में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं, और उसी के आधार पे फिर अगर कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन, चैलेंजेस या फोकस एरिया क्या होना चाहिए उनको बताया भी जाता है। तो ये थी पूरी ये न्यूज़ FATF को लेकर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लिए, अच्छी भी न्यूज़ है क्योंकि FATF की तरफ से इंडिया को शाबाशी मिली है, प्रेज़ मिला है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो भी नहीं सकती कि मतलब इंडिया के जो मेजर्स हैं काफ़ी प्रोएक्टिव, काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से रोक तो कोई भी नहीं सकता। अमेरिका में भी ऐसा नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं होती है। ये अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 0% तो ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ कम होती है, उसके ऊपर काफ़ी निगाह रखी जाती है, और ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा है। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।